आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन, कंप्लीट ग्रेविटेशन रिवाइज करेंगे हम, ठीक है, सैटेलाइट मोशन छोड़ के। इट विल नॉट परमिट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, सो सैटेलाइट कल के लेक्चर में कवर होगा। आज हम बात करेंगे पूरे ग्रेविटेशन की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। कुछ लिखना नहीं, बस ऑब्जर्व करना है क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशन फोर्स एंड फील्ड इंटेंसिटी, फर्स्ट विल डिस्कस दिस पॉइंट। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड इंटेंसिटी, इसके अंदर हमने क्या देखा था। हमें पता है न्यूटन का जो लॉ होता है वो दो मासेस के लिए है, 2 पॉइंट मासेस m1 एंड देयर इज अ मास m2। इनके बीच का डिस्टेंस है r, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो होगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये तो फोर्स की हमने बात की। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बिकॉज ऑफ सम मास, यहाँ पे कोई मास है m एट अ पॉइंट p, मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कोई पूछता है विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मास m। तो इसका जो इन्फ्लुएंस होगा, बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंस दिस पॉइंट p विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, उसी को हमने क्या कहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जी p, इसको g से दिखाते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी m अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ गया। अभी इसके कुछ लिमिटेशंस है, इसके क्या लिमिटेशंस है इस फॉर्मूला के, हमने पढ़ा था दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस, ओनली फॉर पॉइंट मासेस, या हम कहेंगे ये जो डिस्टेंस r है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू डायमेंशंस, कंपेयर टू डायमेंशंस ऑफ मास m1 एंड m2। यहाँ पे हम जनरली एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे दो स्पीयर दिए जाते हैं। ऐसे जो दो स्पीयर हैं, इन दो स्पीयर को मास दिया है m1 और इसका मास m2 है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम यही फॉर्मूला से निकालते हैं। यहाँ पे बस ये एक्सेप्शनल केस ऐसी है जहाँ पे हम पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे ये सिमेट्रिक स्पीयर्स है, उनके सेंटर टू सेंटर हम डिस्टेंस लेंगे और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वी कैन यूजिंग दिस पॉइंट वाला फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर कोई दूसरा शेप है अपार्ट फ्रॉम स्पीयर तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, वो एक्सटेंडेड बॉडीज़ के केस में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ओनली वैलिड इट इज़ फॉर स्पीयर के लिए सेम फार्मूला वैलिड है फोर्स का, बाकी डिफरेंट शेप के लिए भैया ये फार्मूला वैलिड नहीं, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, और ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे हमने इसको डील किया। आगे चलते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे g की वैल्यू ही निकालते रहेंगे हम अभी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज g, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो g ड्यू टू एन एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी, ठीक है, ये हेडिंग होगा, ठीक है। अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा m मास है, m पॉइंट मास है एट अ पॉइंट p विच इज़ एट अ डिस्टेंस x। बताओ भाई ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी है। हमने अभी चिल्लाया फॉर्मूला जी m अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है जिसका मास m है एट अ पॉइंट p विच इज़ एट अ डिस्टेंस x, हमें पूछी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं dm, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट हम निकालते हैं, बिकॉज ऑफ दिस dm एलिमेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी dg। तो dg को इंटीग्रेट कर लेंगे हम और हमें फिर यहाँ से अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस मिलते चले जाएंगे। तो एक्सटेंडेड बॉडी का शेप स्पीयर, सिलेंडर, रॉड डिफरेंट हो सकता है, उसके लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, फिर आगे चलते हैं, एक्सटेंडेड बॉडीज़ का डिस्कशन आगे करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कौन सी क्वांटिटी है, जी कौन सी क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या करती है, हमेशा किसी पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस हियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपली आई विल राइट जी ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, ये सिमिलर वही
फैशन में चलेगा ये टॉपिक। यहाँ पे एक रॉड है, रॉड की लेंथ हमें गिवन है L, और इस पर्टिकुलर पोजीशन P पे विच इज़ एट अ डिस्टेंस R हमें पूछा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो वो होगी GP। तो GP का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा यहाँ से, हमने इसको डिराइव किया है। डेरिवेशन मेंस और नीट के लिए डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस हमें डेरिवेशन को भी स्टेप बाय स्टेप देखना होता है। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस एंड दोज हु वांट्स टू क्लियर आउट द डेरिवेशन, हमारे मेन स्ट्रीम लेक्चर में हमने पूरे डेरिवेशन कवर किए हैं, वो तुम लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे हम पूरा रिजल्ट लिख लेंगे और रिजल्ट ऑन द बेस्ड ऑन रिजल्ट हमें आगे चलना है। सो यहाँ पे एट अ पॉइंट P कितनी मिली ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज ऑफ दिस रॉड, बिकॉज ऑफ दिस रॉड, किसी को याद हो तो वो रिजल्ट था G, इसका रॉड का मास M, GM अपॉन R इन ब्रैकेट 1/R माइनस 1/R प्लस L। दिस इज द रिजल्ट वी गॉट। ठीक है, इसकी दूसरी केस हमारे पास है। क्या दूसरी केस है? ये तो एक्सिस पे रखा था पॉइंट, अगर इसको इक्वेटर पे रखा जाए, इस पॉइंट को इक्वेटर पे रखा जाए, लाइक हियर, समवेयर हियर एट द मिडल ऑफ दिस रॉड with this dotted line like this at this point P, ठीक है, which is at a distance R from the center of this rod। yes सर वो GM/L चाहिए। L I चाहिए। हाँ सर, R कौन सा? ऊपर GP का के फॉर्मूले फॉर्मूला GM/L चाहिए, R नहीं। हाँ, GM अपॉन यहाँ पे L है, ठीक है, GM अपॉन हाँ L। सर। ओके, राइट। सो इन द सेकेंड केस एट अ पॉइंट P विच इज़ एट अ डिस्टेंस R, G का फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल जाएगा 2GM अपॉन R इन ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। सो दीज आर द टू फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। ये रहा फॉर्मूला। एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ केस हम डील करते हैं इसके अंदर। फोर्थ केस वी विल राइट इट हियर। ग्रेविटेशनल फील्ड या स्मॉल g ड्यू टू ए रिंग, ड्यू टू ए रिंग। ठीक है, तो ये रिंग का केस है। ये हमारे पास रिंग है, रिंग का मास है कैपिटल M। रिंग के सेंटर पे g की वैल्यू हमें पूछी है। दिस इज द फर्स्ट केस विच वी आर डूइंग। g एट द सेंटर या इनसाइड पॉइंट पे g की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, बिकॉज द एक्सप्लेनेशन वी नो, छोटे छोटे स्मॉल dm एलिमेंट किसी भी पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, चाहे पार्टिकल यहाँ हो या सेंटर पे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इनसाइड पॉइंट ऑफ ए रिंग इज़ 0। ठीक है, सेकेंड केस की तरफ हम चलते हैं। इस रिंग को, रिंग के एक्सिस पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल R और मास M है, मास M, रेडियस इसकी R। यहाँ पे पॉइंट P है विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है इस रिंग के हर एक कोने से इक्विडिस्टेंस प्लेस्ड है। तो इसका डिस्टेंस कितना है रिंग के कोई भी एलिमेंट से P पॉइंट तक, तो हमने लिखा इसको अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P यहाँ पे मिल जाती है फॉर्मूला GMX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेस टू 3/2। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम देखेंगे, G की जगह पे हम K लिखते हैं, M की जगह पे हम Q लिखते हैं। So those who were attending my lectures yesterday, KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेस टू 3/2 हमने लिखा था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे। ठीक है, नाउ यहाँ पे और एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इसका ग्राफ अगर हम निकालते हैं। लेट्स ड्रॉ सम ग्राफ रिगार्डिंग दिस रिंग। तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस x, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाएगा g की वैल्यू एट सेंटर वो तो मिली हमें 0, एंड g की वैल्यू एट इन्फिनिटी वो भी हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो एक लोकेशन ऐसा आएगा जहाँ पे g की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। सेंटर पे g की वैल्यू 0, ये डिस्टेंस है सेंटर, इसकी वैल्यू 0। आगे चलेंगे g की वैल्यू बढ़ेगी और उसके बाद g की वैल्यू कम हो जाती है।
तो एक ग्राफ हमें ऐसा कुछ मिलता है, दिस इज सम ग्राफ, और इधर पॉइंट रहेगा तो जी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट था तो जी का डायरेक्शन इधर की तरफ था। तो ये ग्राफ अगर रिंग के लेफ्ट हैंड साइड के लिए प्लॉट किया जाए तो दिस ग्राफ विल समवॉट लुक लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, वो सेंटर से ये एक्स डिस्टेंस कितना है जहाँ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, तो हमने वो निकाला था, वो होता है r/√2। हमने इसको कैसे किया था, इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे, dg/dx इज इक्वल्स टू 0। ये करने के बाद x इज इक्वल्स टू r/√2 मिला था। ये क्यों करते हैं, टू गेट अ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो r/√2 डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी मैक्सिमम, सो दैट पॉइंट इज हियर। सेंटर पे कितनी है, 0, इन्फिनिटी पे जाओगे आगे जाके वो क्या हो जाती है, 0। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड, ठीक है। अभी सर्कुलर आर्क की तरफ बढ़ते हैं। 5th पॉइंट ओपन करते हैं हम यहाँ पे, जी ड्यू टू या ग्रेविटेशनल फील्ड कहो, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी कहो या जी से लिखो, जी ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क, जी ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा आर्क दिया है, इस आर्क का मास है m, यूनिफॉर्म है आर्क m, ठीक है, और उसका सेंटर कहीं यहाँ पे है जिसकी रेडियस है r, ठीक है, और ये कुछ एंगल फाई सबटेंड कर रहा है, फाई एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अंदर की तरफ होगी, एट सेंटर सी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। एट दिस पॉइंट अगर कोई पार्टिकल हम रख देंगे तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज ऑफ दिस रॉड कितनी होगी, हमने एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिखा था, यहाँ पे भी हम डायरेक्टली लिखेंगे, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 2gm साइन phi/2 डिवाइडेड बाय phi इंटू r²। तो एक यूज़फुल रिजल्ट है, सबको याद होना चाहिए। क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे बनते हैं अभी देखो। तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन ऐसा बनेगा, कुछ एग्जांपल हम नीचे के सेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस इज़ माय एग्जांपल 1। हम सेमी सर्कुलर रिंग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसिडर अ सेमी सर्कुलर रिंग जिसका मास m है एंड रेडियस r है। एट दिस पॉइंट c कितनी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहाँ पे फाई देखेंगे तो फाई कितना होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, राइट। तो जहाँ जहाँ फाई है वहाँ वहाँ 180 डिग्री हम सब्सिट्यूट कर देंगे, तो वो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, साइन 180/2, तो साइन 90, सो इसको पाई पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2gm/πr²। रिमेंबर इसकी वैल्यू नीचे वाले फाई के लिए तुम्हें रेडियन में पुट करनी है। 180 मतलब कितना होता है, पाई रेडियन होता है, इसलिए यहाँ पे पाई आ गया। साइन 180/2 इट इज़ 90, साइन 90 तो 1 हो गया, ओके। या कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आए हैं या आ सकते हैं, और कि मेरे पास रिंग है, आई हैव दिस रिंग, ठीक है, लेकिन इसका कुछ मटेरियल डिफरेंट मास से जुड़ा हुआ है, या हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस रिंग इज़ ऑफ डिफरेंट मास एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द पोर्शन इज़ ऑफ डिफरेंट मास। इनको हमने प्लेस कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, कि बताइए भाई एट पॉइंट सी कितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो इस वक्त क्या करना बेटा, अभी इसको दो टुकड़ों में बांट दो। दिस इज़ वन रिंग, क्वार्टर रिंग होगी, और ये भी एक क्वार्टर रिंग होगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रिंग M1 ग्रेविटेशनल फील्ड इसके तरफ होगी, तो इसको हम कहेंगे G1। बिकॉज ऑफ दिस रिंग 2 ग्रेविटेशनल फील्ड इधर की तरफ होगी, वो होगी G2। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला G1 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे फाई कितना पुट करोगे इसके लिए भाई, 90 डिग्री पुट करना। ये सेकंड पोर्शन के लिए फाई की वैल्यू कितनी पुट करोगे, अगेन 90 डिग्री। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, इनके बीच में मुझे एंगल 90 डिग्री मिला, तो जी नेट मुझे यहाँ से मिलेगा √G1² प्लस G2²। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। और तीसरा क्वेश्चन, अभी यहाँ पे 2 की जगह पे 4 रिंग बना देंगे और हमें पूछ लेंगे कि बताओ टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सेंटर में कितनी है, तो उसका भी इलाज हमारे पास है। तो दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 3। सो लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। इसके 4 टुकड़े कर दिए, कि यहाँ से कट कर दिया, कि यहाँ से कट कर दिया।
और बोला गया कि 4 रिंग है, ठीक है। तो रिंग को सजा दजा के हम यहाँ पे बता देते हैं। ये फर्स्ट रिंग यहाँ पे है जिसका मास कुछ डिफरेंट है, दिस इज़ सेकेंड रिंग एंड अगेन दिस इज़ थर्ड रिंग, वन मोर कलर टू कंप्लीट, दिस इज़ फोर्थ रिंग। सो वी हैव अ 4 रिंग, ठीक है। इसका मास m1 है, दूसरे रिंग का मास दिया है m2, ये है m3 और ये है m4, ठीक है। एट सेंटर C बताओ कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो m1 के कारण फील्ड इधर की तरफ, इसकी फील्ड इधर, इसकी फील्ड इधर और इसकी फील्ड इधर, ठीक है। तो इंडिविजुअल करेंगे और बाद में हम देखेंगे इसको कंपोनेंट लेके, जैसा रिजल्टेंट यहाँ पे निकाला है उस हिसाब से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है, ठीक है। या कई बार हम ये इतना आधी रिंग दे देंगे ये, और ये रिंग आधी यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसका सर मास ये तो different यूनिफॉर्म होगा। हो गए ना। अगर यहाँ पे हाफ पोर्शन ऑफ द रिंग का मास अलग है और यहाँ पे हाफ द पोर्शन ऑफ द रिंग का मास अलग है तो नेट फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। टोटल मास अगर m है तो सेंटर पे फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे मासेस अगर डिफरेंट है तो फील्ड सेंटर पे ज़ीरो नहीं होगी। 6th पॉइंट, सर 6th पॉइंट, अगर जैसे कोई रिंग है और रिंग यस, स्लाइटली छोटा सा टुकड़ा कट कर दिया, वैसे भी आ सकता है कि हाँ उसका जैसे क्या बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। सो दैट आल्सो इफ़ यू वांट टू से एग्जांपल 4, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे रिंग ली है, रिंग की मास यूनिफॉर्म है। अगर मैं कहता हूँ कि इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी, तो तुम कहोगे ज़ीरो है। इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, ज़ीरो है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। अगर डिफरेंट मास से बनी होगी तो ये केस होगा, तो फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। अच्छा, अगर इसको कहीं एक छोटा सा होल कर दे हम, इफ़ यू मेक सम होल लाइक दिस, यहाँ से एक छोटा सा होल कर दें, क्या अभी इस सेंटर C पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होगी क्या? नहीं, गैप हो गया अभी यहाँ पे, क्योंकि ये अगर यहाँ पे खींच रहा था इधर का मास, इधर का कोई DM मास था, वो इसको यहाँ से खींच रहा था इस एलिमेंट को अपनी तरफ। यहाँ पे तो कोई मास ही नहीं जो इसको यहाँ पे खींचे, ठीक है। तो इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ लगेगी, जहाँ पे कैविटी है, जहाँ पे कैविटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगेगी इधर। तो फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि इधर के कंपोनेंट इसको खींच लेंगे इधर, इधर का मास इधर खींच लेगा, लेकिन इसको काउंटर बैलेंस करने का मास ही यहाँ से निकल गया, ठीक है। सो व्हेन देयर इज़ अ कैविटी इन बिटवीन, ग्रेविटेशनल फील्ड इस केस में भी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो चार्ज के थ्रू पूछता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चांसेस इस प्रकार के कम है। हम आगे चलते हैं। सर्कुलर आर्क कवर कर लिया, अब स्पीयर की तरफ करते हैं। G ड्यू टू पार्ले, G ड्यू टू ए स्पीयर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ए स्पीयर। ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब स्पीयर के तो 2 टाइप होते हैं। यहाँ पे पहला कंसिडर करते हैं हॉलो और दूसरा करते हैं हम सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हॉलो के लिए एक जगह बना लेता हूँ, यहाँ पे एक सॉलिड स्पीयर के लिए हम जगह बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ओके, आई नीड अ हॉलो स्पीयर, दिस इज अ हॉलो स्पीयर, ठीक है। आई नीड अ सॉलिड स्पीयर, दिस इज अ सॉलिड स्पीयर। टू डिस्टिंग्विश इसको कलर कर देते हैं। रेडियस R, वो तो समझते हैं, बार बार हमें वही चीज़ नहीं बताएंगे। इसका मास m है और रेडियस r है, बाहर लिख देता हूँ। इसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है। 3 पोजीशंस है जहाँ पे हमें फील्ड निकालनी होती है। एक तो इनसाइड पे, ये वाले पॉइंट पे। अरे माइक वाले, माइक बंद कर दे। कौन है? निखिल गया, ओके चलो फाइन। फर्स्ट पोजीशन पे बताओ, और फिर हम यहाँ पे इसके सरफेस पे, यहाँ पे दिस इज सेकेंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट मुझे जाननी है फील्ड यहाँ पे, सेम हो गया कलर, ये पॉइंट पे 3, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड कितनी होती है, वो तो ज़ीरो होती है। हॉलो स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड कितनी होती है, दैट इज़ ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट के लिए G इनसाइड इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड G ऑन द सरफेस, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर वो क्या होती है,
जी एम अपॉन आर स्क्वायर। थर्ड, जी ऑन दी आउटर सरफेस, आउटसाइड, वो कितनी होती है, विच इज़ सेंटर से वो उसका डिस्टेंस हम बता देंगे, लेट से एक्स है, वो होती है जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। एक स्पीयर एकलौता ऐसा केस है जहाँ पे उसके डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर करते हैं, क्योंकि इट सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, इसका पूरा का पूरा मास ऐसा लगता है कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, इसलिए सभी डिस्टेंसेस हम सेंटर से मेजर करते हैं। छोटा सा पॉइंट, ठीक है। इसका अगर ग्राफ निकालेंगे, इसका ग्राफ निकालेंगे बेटा निखिल, तो बता सकता है क्या ग्राफ क्या आएगा इसका? इफ़ आई ड्रॉ द ग्राफ हॉलो स्पीयर का, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, कोई हेल्प करेगा? एनीवन? वाई एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे मैं डिस्टेंस लेता हूँ, तो वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ? जी। सो दिस इज द वेरिएशन वर्सेस जी एंड एक्स, ठीक है। तो सेंटर से सरफेस के तरफ जाते हैं तो कोई फील्ड नहीं है, सरफेस से बाहर फील्ड है, तो ये ग्राफ दिखेगा इस तरीके से, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके पहले कुछ नहीं है, ठीक है। फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ मैक्सिमम है? आर डिस्टेंस से, और रिलेशन कैसा है? आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे आउटर सरफेस पे डिस्टेंस बढ़ेगा, फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और सरफेस पे मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिली उसकी? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये पॉइंट कौन सा मिला? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नाउ चलते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, तीनों पोजीशन की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे जी इनसाइड की बात कर लेते हैं। इनसाइड पे सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो नहीं होती है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस एक्स। अगर मान ले यहाँ पे मुझे उसकी फील्ड जाननी है, तो हमने डिराइव किया था, तो डेरिवेशन अगर देखना है तो मेन स्ट्रीम लेक्चर में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐप के ऊपर भी है, नोट्स भी हमारे पास कंप्लीट उसके अवेलेबल है PDF फॉर्म में। तो जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब, ये एक फार्मूला मिला था मुझे जी इनसाइड, ठीक है। ये कुछ हद तक इसके रिजल्ट जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की जब हम बात करेंगे ना, अर्थ की जब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब ये सेम रिजल्ट काम में है, बिकॉज अर्थ वी ट्रीट इट एज अ सॉलिड स्फीयर। सेकेंड चलते हैं जी ऑन द सरफेस, तो यहाँ से सभी फॉर्मूले सेम हो जाएंगे, तो ये होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और जी आउटसाइड की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड विच इज़ एट अ डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला उसका भी बन जाएगा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका अगर ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे दिखेगा जी वर्सेस एक्स का? लेट मी प्लॉट दिस ग्राफ हियर। जी वर्सेस एक्स का ग्राफ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने देखा इनसाइड पॉइंट के लिए जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। और उसके बाद ये सिचुएशन के लिए यहाँ पे मैक्सिमम है ऑन द सरफेस जी की वैल्यू, उसके बाद वो डिक्रीज़ हो रही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे g वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और इनसाइड के लिए g वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये पॉइंट क्या है? यहाँ पे r डिस्टेंस पे g की वैल्यू कितनी मिली मुझे? जी एम अपॉन आर स्क्वायर ऑन द सरफेस, ठीक है। ये हमने कुछ बात की। हाँ भैया, इसको आगे बढ़ाते हैं, g की वैल्यू निकालते हैं। कितना पॉइंट हो गया भाई? 7 पॉइंट, हम 7th पॉइंट हम लिखते हैं, ठीक है। ऑन दिस 7th पॉइंट, g due to earth at different points, different position पे g की वैल्यू का वेरिएशन क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स टेक 3 सिचुएशंस। फॉर ऑन दी सरफेस के लिए एक स्पीयर लगेगा और 2 स्पीयर लगेंगे टू इंडिकेट द वैल्यू इनसाइड द अर्थ, और ये तीसरा केस यहाँ पे हम कहेंगे आउटसाइड, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑन दी सरफेस। ऑन दी सरफेस जी की वैल्यू कितनी होती है? इनसाइड जी की वैल्यू कितनी होती है? एंड आउटसाइड जी की वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो ऑन दी सरफेस मतलब यहाँ पे, इनसाइड मतलब समवेयर हियर, आउटसाइड मतलब एट अ हाइट h। सो एट अ हाइट h ये अर्थ है जिसका मास m, रेडियस r, अर्थ है जिसका मास m, रेडियस r, अर्थ है जिसका मास m, रेडियस r, ठीक है। ऑन द सरफेस इनसाइड पॉइंट विच इज़ एट अ डेप्थ d, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फर्स्ट सिचुएशन में ऑन द सरफेस, तो बड़ा सिंपल है, जी एम अपॉन
आर स्क्वायर। जी क्या है, कैपिटल जी इज है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। दोज इडियट हु डोंट नो मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, एनीवन दोज हु नो प्लीज हेल्प अस आउट। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 6 into kg। 10⁻24 रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। 64,000 ओके राइट। अभी इनसाइड की तरफ चलते हैं। इनसाइड पॉइंट पे जी की वैल्यू कितनी होती है उसकी जानकारी लेते हैं। जी इनसाइड, तो फॉर्मूला हमने निकाला था, 2 फॉर्मूला निकाले थे बेसिकली, एक्चुअली निकाले थे 3, हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब ये मिला था हमें। अर्थ के अगर डी डेप्थ पे चले जाते तो ये फॉर्मूला मिला। सिमिलर फॉर्मूला हमने सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड के लिए लिखा था, बिकॉज अर्थ इज़ आल्सो अ सॉलिड स्फीयर, तो दोनों का फॉर्मूला सेम यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमें मिला था, दैट इज़ जी इनसाइड के लिए हमें एक फॉर्मूला मिला था इन टर्म्स ऑफ जी ऑन द सरफेस। वो रिलेशन क्या था, जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन डी। 1 माइनस एच अपॉन डी कहाँ सर, उल्टा पुल्टा हो गया, 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा वो डी अपॉन आर। दिस वॉज सेकेंड फार्मूला, ठीक है। फिर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी हम लिखते थे इसको। इस कैपिटल एम को अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखोगे तो दैट यू कीप इन माइंड, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। वेन एवर नीडेड इस मास को डेंसिटी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये वाला, ठीक है। सो वेन एवर कभी डेंसिटी का रिलेशन पूछा जाए तो इस फॉर्मूला में m की जगह पे ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। आउटसाइड पॉइंट के लिए भी 2 फार्मूला हमारे पास बने थे। आउटसाइड पॉइंट के लिए पहला फार्मूला जी आउटसाइड के लिए एक फार्मूला हमारे पास बन गया था। एक सिंपल है, अगर हाइट काफ़ी ऊपर है सो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड फार्मूला आउटसाइड के लिए ही हमें मिला था, अगर ये हाइट काफ़ी छोटी है, व्हेन इफ़ h इज़ वेरी 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 स्मॉल देन r, तो हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन से इसको लिखा था g विच इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। तो ये 2 रिजल्ट हमें यहाँ पे मिले थे। एंड अगेन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कभी पूछते हैं तो अगेन कीप दिस रिलेशन हैंडी विथ यू, ठीक है। सो वी गॉट फ्यू रिजल्ट्स ऑन द सरफेस। इनसाइड के 2 फॉर्मूले, आउटसाइड के अगेन 2 फॉर्मूले एंड 1 सब्स्टिट्यूशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो ये होने के बाद हम इफेक्ट ऑफ अर्थ देखते हैं ऑन द शेप, मतलब अल्टीट्यूड एंगल पे जो हमने वेरिएशंस देखा था 5, 6, 7, 8th पॉइंट। सो इफेक्ट ऑफ अर्थ's rotation, effect of earth's rotation and shape on g के ऊपर उसका अर्थ का रोटेशन और शेप का क्या असर होता है उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अर्थ निकाली जाए, ये रही अर्थ, ठीक है। अर्थ का एक्सिस बताया जाए, ये रहा अर्थ का एक्सिस जिसके अराउंड अर्थ घूमती है विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा, और टाइम पीरियड कितना होता है, एक खुद के अराउंड चक्कर लगाने का 24 आवर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन दिखाएंगे ऑन दिस इक्वेटर और यहाँ से किसी पार्टिकल p की पोजीशन में दिखाने जा रहा हो समवेयर हियर p, ठीक है। और सेंटर से वो सरफेस पे पार्टिकल है तो वो रेडियस r डिस्टेंस पे है विच इज़ एट एन एंगल अल्फ़ा। इसको क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड एंगल। लैम्बडा को क्या कहते हैं, अल्फ़ा नहीं लैम्बडा है ये, इसको क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड एंगल, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे थे, ये अपना हिसाब नापेगा, मतलब अपना अपना सर्कुलर मोशन करेगा अर्थ के अराउंड, अर्थ घूमेगी तो इसको भी घुमाएगी, तो ये इस सर्कुलर मोशन में घूमेगा। तो उसकी रेडियस हमने यहाँ पे बताई थी कि उसकी रेडियस कितनी है, r, ठीक है। r रेडियस का वो चक्कर लगा रहा है अर्थ के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने फोर्सेस की डायग्राम दिखाई थी। इस पॉइंट P के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे थे, तो हमने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था mr ओमेगा स्क्वायर, और एक टूवर्ड द सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। सो समवेयर यहाँ पे कुछ नेट फोर्स था और इसको सॉल्व किया था हमने और एक रिजल्ट हमें मिला था, जी का वेरिएशन एट दिस लोकेशन हमें मिल गया था, ठीक है। तो जी इफेक्टिव इस प्रकार से हमने लिखा था विच इज़ इक्वल्स टू जी ऑन द सरफेस
माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। पेन को क्या हुआ, कॉस स्क्वायर लैम्बडा। ठीक है, ये एक यूज़फुल हमें रिजल्ट मिला था। यहाँ से हमने चीज़ें डिराइव की थी कि हमने कहा कि भाई यहाँ से पोल पे बताओ, यहाँ पे पोल होता है और ये होता है इक्वेटर पे। ठीक है, तो जी एट पोल अगर हम निकालते हैं तो हमें लैम्बडा कितना पुट करना पड़ेगा, 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, वो 0 होता है। तो जो पोल पे वैल्यू होती है वो सरफेस पे जितनी होती है उसके बराबर हम लिखते हैं। और दूसरा हम लैम्बडा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जी मुझे इक्वेटर पे मिल जाएगा, वो कितना मिल जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, कई बार उल्लू बनाने के लिए क्या करते हैं, डायग्राम में ना ये लैम्बडा इधर से दे देते हैं। अगर लैम्बडा इधर से मेजर करोगे तो जहाँ हमने कॉस लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस लैम्बडा, मतलब वो साइन लैम्बडा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी चांसेस है कि यहाँ से मेजर करेंगे और पूछेंगे कि क्या फार्मूला। हमने तो रटा था ये फार्मूला, कॉस था सर हमारे फार्मूला में। कॉस कब आएगा, जब हम इसको इक्वेटर के साथ एंगल को मेजर करेंगे। इसके अंदर साइन भी आ सकता है, अगर यही लैम्बडा मैं ऊपर से मेजर करूँगा तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर लैम्बडा भी लिख सकता हूँ। सो इट डिपेंड्स अपॉन कहाँ से ये लैम्बडा मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे उल्लेख बनाने की बात आई तो हम नहीं बनेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक थोड़ा सा एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट ऐसा है कि अर्थ एक्चुअली इस शेप की नहीं है, अर्थ इस शेप की नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन ये इलिप्सॉइडल शेप की बनती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन ये इलिप्सॉइडल शेप की बनती है। ठीक है, सो एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ कैसा होता है, वो इलिप्स जैसा बनता है, जिसका नाम हमने इलिप्सॉइडल नाम दिया उसको। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ अर्थ का ओरिजिनल शेप, थोड़ा सा बल्ज्ड आउट एंड बल्ज डाउन होता है, टॉप पोजीशन से ऐसा अंडे जैसा होता है, यहाँ से दबा हुआ और यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ। सो इसका जो एक्चुअल शेप है, एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ, दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ। कैसा है एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ, अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है। और इसका नाम क्या है, इलिप्सॉइड, इलिप्स जैसा दिखता है। ठीक है, जनरली ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, ये रेडियस इक्वेटर वाली रेडियस ज़्यादा होगी और ये पोल वाली रेडियस कम होगी। और जनरली इसका अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आएगा तो ये इक्वेटर और पोल की जो रेडियस है इनके बीच में अंतर होता है, लगभग 20 से 30 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेटर वाला रेडियस है ना, वो 20 से 30 किलोमीटर बड़ा होता है कंपेयर टू पोल वाले रेडियस से। ठीक है, और जी के वैल्यू का भी वेरिएशन यहाँ पे होता है। अगर कभी पूछ लिया कि पोल पे और वो जो इक्वेटर पे जो डिफरेंस है जी की वैल्यू का, कितना बड़ा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, वो होता है 0.03 मीटर पर सेकेंड, इतना डिफरेंस होता है इक्वेटर और पोल की वैल्यू पे, ये इतना फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ है, इसी को लेके चलो आगे चलते हैं हम। अभी जी की वैल्यू, जी के फॉर्मूलाज हमने बहुत पढ़ लिए, आगे चलते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ने। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट, इसको हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, पहले जानकारी हम इस चीज़ की लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होता है, मास के सिस्टम के लिए। एक मास के लिए डिफाइन नहीं होता है, एटलीस्ट 2 मासेस चाहिए। ठीक है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस r है तो इनके बीच की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -G m1m2 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो ये सिंपलिस्टिक फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ये निकालते कैसे, हमने इसका डेरिवेशन कैसे देखा था कि एक मास को इन्फिनिटी से यहाँ सेटअप किया, फिर दूसरा मास लिया इन्फिनिटी से, जब हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे तो स्लोली लेके आना, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना, तो इसका वर्क डन निकालो, उसको इंटीग्रेट करो, फलाना ढमकाना करके हमारे पास 2 मास सिस्टम का फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, और इसका एक कोई कॉन्सेप्ट क्या है,
कॉन्सेप्चुअल इसका अगर दूसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला हम इसको इन्फिनिटी से जब लेके आएंगे ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क डन की हम बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम वर्क डन की बात करते हैं, मतलब कोई फील्ड है यहाँ पे, दिस इज़ अ ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से उसको यहाँ लेके आएंगे, ठीक है, तो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ ए पॉइंट से लेकर उसको मैं बी पॉइंट तक अगर लेके आता हूँ तो वो जो वर्क डन है वो वर्क डन दो लोग करते हैं, एक तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड खुद करेगा, उसको खींचेगा, एक हम एक्सटर्नल करेंगे, उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे ताकि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। तो तुम बस दो ही बातें याद रखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो क्या करते हैं हम u फाइनल माइनस u इनिशियल लिखेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम पूछेंगे, वो निगेटिव ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू इन डिटेल माइक्रोस्कोपिक पॉइंट यू शुड रिमेंबर कि एक्सटर्नल वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स का वर्क डन हम हमेशा निगेटिव लेते हैं और उसका पोटेंशियल भी हम निगेटिव लेते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। ये तो हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात। हम अभी देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है। सो यहाँ पे हम जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिंगल पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई मास m है एट दिस पॉइंट P विच इज़ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम मास m। यहाँ पे कोई पूछेगा कि पोटेंशियल बताओ, तो क्या करना है, पोटेंशियल के लिए v सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। एट पॉइंट P लिखा है, ठीक है, वो भी निगेटिव होता है। यहाँ पे दो मासेस दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही मास है, तो यहाँ पे बस एक ही मास लगा दो फॉर्मूला में, Gm/r, ठीक है। सो दिस इज द सिंपलिस्टिक फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट P। और तुम लोगों को पता है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी भी किसी पार्टिकल की इन्फिनिटी पे वो क्या हम लेते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, ज़ीरो कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, कोई एक एग्जांपल यहाँ पे बनाते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं कि तीन पार्टिकल्स है यहाँ पे, एक m1 पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे एक m2 पार्टिकल रखा है और यहाँ पे एक m3 पार्टिकल रखा है, ठीक है। इनके बीच का कोई डिस्टेंस हमें दिया है। ये डिस्टेंस दिखाने के लिए मैं ये डॉटेड लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको हम यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये दिया है कुछ r1, मान लो ये है r2 और ये r3 दिया है। मुझे पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेते हैं। u लिखा है मतलब क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, तो दो पार्टिकल के लिए तो हमने डिफाइन कर लिया -Gm1m2/r। तीन पार्टिकल के लिए क्या करेंगे, दो दो की जोड़ी बनाएंगे, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी। सबको एक एक बार हम ऐड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया मतलब बीच में प्लस का साइन ही दे दूंगा मैं। Gm1m2, m1m2 के बीच में डिस्टेंस है r2 प्लस Gm1m3, m1m2 के बीच में सर r3 डिस्टेंस है। ओके, सो यहाँ पे r3 कर दिया। सो m1m3 के बीच में डिस्टेंस है r2 प्लस तीसरा पार्टिकल का पेयर m2m3 डिवाइडेड बाय r1। ये हो गया फॉर्मूला। इस प्रकार से हम देखें, ये दोनों कैसी क्वांटिटीज़ हैं, ये दोनों कैसी क्वांटिटीज़ है, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज़, तो इनका डायरेक्शन का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। यूनिट की बात कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, एनीवन कैन गिव मी द आंसर। पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी। इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी। पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी। यहाँ पे एक रिलेशन लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल बीच में कुछ रिलेशन है क्या, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे पोटेंशियल है। इसके अंदर दो मास है, इसके अंदर एक ही मास है, मतलब हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u/m, ठीक है। एक मास से डिवाइड कर दिया ना, यहाँ पे m1 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में है, जूल में है, और ये किस में है, केजी में। सो जूल पर केजी इज पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जूल पर केजी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो वोल्ट पर कूलम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स
हो गया। वर्क डन की बात करनी है हमें। 10th पॉइंट यहाँ पे वर्क डन कर लिया हमने, वर्क डन की बात कर ली है शायद से पीछे। हाँ, वर्क डन हमने लिख लिया है यहाँ पे। वर्क डन क्या होता है वो हमने लिख लिया है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ दूसरे टर्म में फिर से इसको लिखते हैं। लिखो कौन सा पॉइंट है भाई ये? 10th पॉइंट सेपरेटली इसको लिखेंगे। वर्क डन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके अंदर किसी पार्टिकल को ए पोजीशन से मुझे बी पोजीशन पे शिफ्ट करना है, तो वर्क डन कितना होगा? सो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन इन शिफ्टिंग m1 फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन की बात करेंगे, हम उसको लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे वर्क डन क्या होगा? वर्क डन को हम लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन पोटेंशियल, वी बी माइनस वी ए। अगर कोई बात करेगा कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड अगर उसे लेके जा रहे तो कितना काम करोगे? वर्क डन बाय फील्ड हम लिखेंगे माइनस एम वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को ये क्लैरिफिकेशन यहाँ दे देगा, ठीक है। तुम पूछोगे सर यहाँ पे चेंज इन एनर्जी था ना, आपने मास इनटू ये पोटेंशियल कैसे लिखा? बिकॉज u, अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला लिखा, v इज इक्वल्स टू क्या है? u बाय m है, तो u क्या होगा? v इंटू एम। एक्चुअली हम v भी नहीं लिखते, m भी नहीं लिखते, चेंज इन पोटेंशियल एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा u इज इक्वल्स टू डेल्टा v इंटू एम। मैं m को इधर से लिख देता हूँ ताकि इसको ये क्लियरिफिकेशन दे, m इंटू डेल्टा v। अगर इसको तुम गौर से देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन से मिलती है ना, तो वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मास m और डेल्टा v क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। सो पोटेंशियल इन ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन सेम होते हैं। वर्क डन और पोटेंशियल सेम होते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है, वर्क से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, बिकॉज वी आर टॉकिंग ग्रेविटेशनल फील्ड विच इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, चलो आगे चलते हैं। 11th पॉइंट, लेट्स डिस्कस वन मोर पॉइंट। यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं हम, रिलेशन, ठीक है। कुछ नाता है क्या किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन g एंड v, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड पोटेंशियल, ठीक है। एक रिलेशन हमें पता है, हमने वर्क पावर एनर्जी में पता था, फोर्स इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ डेल्टा ऑपरेटर इनटू यू, ठीक है। ये हमने देखा था इन वर्क पावर एनर्जी, दिस वी हैव सीन इन वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। ये कब सच होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट इन एनी कंजर्वेटिव फील्ड, क्या है इसका सिंपल उदाहरण कुछ दे सकते हो क्या? देखो, ये बॉल मेरे पास है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। बॉल को तुम छोड़ दोगे तो बॉल ऊपर जाएगा या नीचे? ऑब्वियसली बॉल नीचे जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज़्यादा है? 1 पोजीशन पे ज़्यादा है या 2 पोजीशन पे? तो पोटेंशियल एनर्जी 2 पोजीशन पे ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, और बॉल को हम यहाँ से यहाँ फेंक रहे हैं, तो बॉल कहाँ जा रहा है? बॉल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, ठीक है। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, फोर्स कहाँ लग रहा है बॉल के ऊपर? जहाँ पे हायर पोटेंशियल है वहाँ से लोअर पोटेंशियल की स्टेट में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का कुछ रिलेशन होता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है? यहाँ पे फोर्स एक्ट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर के माइक्रोस्कोपिक पॉइंट में बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। आगे इसको बढ़ाते हैं डिस्कशन को। तो हमारा हेडिंग है जी और वी के बीच में रिलेशन, सो वैसे ही इसकी एनालॉजी लग सकती है, जी इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ डेल्टा ऑपरेटर इंटू वी। के क्या है सर ये डेल्टा ऑपरेटर? ये क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट, हम इसको अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो वी विल राइट डो वी बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो वी बाय डो वाई जे कैप प्लस डो वी बाय डो जेड के कैप, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मुझे निकालनी है और मुझे किसी ने
कोई एग्जांपल दिया है कि पोटेंशियल दिया है 3x² y प्लस 4yz और पूछा है कि बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी इन x डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन एंड इन z डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन की ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एंड व्हेन वी डू सो x वेरिएबल होगा और y और z हमारे कांस्टेंट हो गए, तो इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। और इसके एग्जांपल हमने क्लास नोट्स में किए हैं, उसको रेफर करना, वहाँ से हमें मिल जाएगा। अगर इसको सिंपलेस्ट वे में एक ही डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा माइनस डो वी बाई डो आर इंटू आई कैप, ठीक है। और सीधी भाषा में पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे तो पोटेंशियल को पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा। सो दिस इज़ फॉर यूनि डायरेक्शन, दिस इज़ फॉर यूनि डायरेक्शन ये फॉर्मूला होगा। अगर 3D है, 3 डायरेक्शन का वेरिएशन है तो ये एक्सप्रेशन काम चला देता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं 11th पॉइंट डिस्कस करने। इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग। रिंग के कारण फील्ड देखी है, यहाँ पे पोटेंशियल देखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास रिंग है, रिंग की रेडियस r है, रिंग का मास m है। सेंटर पे मैं जानना चाहता हूँ कि भैया सेंटर C पे बताओ पोटेंशियल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है सेंटर पे, 0 होती है, पोटेंशियल 0 नहीं होता, पोटेंशियल सेंटर पे होता है Gm/r, ठीक है। ओके, दूसरी सिचुएशन इसकी, अगर रिंग के एक्सिस पे कोई पोजीशन पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है तो कोई गल नहीं, हम यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए किया था, सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस रिंग का मास m, रेडियस r, इस पॉइंट P पे मुझे एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर पूछा है जिसकी रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस हमें पता है x² + r² होगा। तो एट अ पॉइंट P, एट दिस पॉइंट P पोटेंशियल कितना होगा, तो होगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस देना चाहिए साइन, पोटेंशियल नेगेटिव होता है ग्रेविटेशन के कारण, अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक। सो माइनस Gm/√में लिखेंगे r² + x², ठीक है। तुम लोगों को साथ साथ स्टडी करना है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड पहले कवर किया और अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं हम आगे इसको लेके। अभी इसके नीचे ही लिख लेता हूँ मैं 11th पॉइंट। 12th पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल, चलो नेक्स्ट पेज पे ही लेगा क्योंकि उसका ग्राफ भी निकालना होगा। 12th पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फीयर। स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो दो प्रकार के स्फीयर होते हैं दोस्तों हमारे पास, एक होता है हॉलो स्फीयर और दूसरा कौन सा होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है। तो मैं पीछे एक डायग्राम है ना, वही कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, वो बहुत डिस्क्रीट डायग्राम निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है और ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर समझ में आया, इसलिए इसको कलर कर देते हैं अंदर। ये हमारा सॉलिड स्फीयर, ठीक है। मास m, रेडियस r, मास m है स्फीयर की, रेडियस कितनी है r है। 3 पोजीशन पूछे हैं, इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस, ऑन द आउटसाइड। सो फर्स्ट पोटेंशियल इनसाइड ड्यू टू हॉलो स्फीयर कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास पोटेंशियल इनसाइड के लिए, फील्ड की बात करेंगे तो वो 0 होगा। हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे कितना होगा, पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे होता है जो जितना -Gm/r, कैपिटल R जो सरफेस पे होता है, ठीक है। सरफेस पे कितना होता है, जितना इनसाइड पे होता है, -Gm/R। मतलब सरफेस पे कहीं पे भी देखो या इनसाइड पॉइंट पे देखो पोटेंशियल सेम है, इतना ही है, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट की बात कर लेते हैं, V आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट में कितना होता है पोटेंशियल, तो -Gm/x। तो सेंटर से ये लेट से डिस्टेंस x है, तो पोटेंशियल कितना होगा, -Gm/x।
इसके हम ग्राफ निकालने की कोशिश करें, कोशिश क्यों, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली निकाल सकते हैं इसका ग्राफ। डिस्टेंस x वर्सेस पोटेंशियल v, पोटेंशियल निगेटिव होता है इसलिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट में डिनोट होगा। तो हमने देखा यहाँ सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो ये सेंटर से सरफेस तक आ गए हम, ये वाला पॉइंट है r, यहाँ से यहाँ ये रेडियस r तक आ गई। उसके बाहर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो निगेटिव में डिक्रीज हम ऊपर दिखाएंगे इस प्रकार का इसका ये ग्राफ बनेगा। v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, और यहाँ पे v कैसा है, कांस्टेंट है फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। आइए अभी चलते सॉलिड स्फीयर की तरफ। सॉलिड स्फीयर के भी तीन सिचुएशन, v इनसाइड कितना होता है, वो कुछ डिफरेंट फार्मूला होता है, वो होता है -gm/2r³ और ब्रैकेट में और दो टर्म आती है 3r² - x²। बाकी दो फार्मूले एज इट इज सेम होते हैं। v सरफेस जो हॉलो स्फीयर के लिए है, सरफेस पे फार्मूला वही सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल होगा, दैट इज -gm/R। आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो भी होता है -gm/x। इसका ग्राफ अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे अगर सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल और डिस्टेंस का अगर हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि पोटेंशियल निगेटिव होता है। यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस v हम निकालेंगे, तो इनसाइड पे हमने देखा कुछ x² के टर्म में पोटेंशियल का रिलेशन है, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखता है, यहाँ से ये ऐसे जाता है, और उसके बाद ये सरफेस की वैल्यू है, वी आर एट दिस सरफेस नाउ एट पोजिशन r, ठीक है। अंदर से सरफेस तक आ रहे तो g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं, वो निगेटिव में बढ़ रही है, ठीक है। और हम सरफेस से बाहर की तरफ हम जाते हैं तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, सो निगेटिव में ये इस प्रकार से ग्राफ आएगा, ठीक है। ये ऐसे जाके ये ऐसा है, ठीक है, दिस इज़ लाइक दिस। सो दिस इज़ v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और यहाँ पे ये रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो डायरेक्ट रिलेशन हम बता नहीं सकते, ठीक है। सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे कभी पूछ लेते हैं पोटेंशियल एट दिस सेंटर, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करोगे तुम, इस एक्सप्रेशन से 0 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा -3gm/2r, ठीक है। तो हमें फॉर्मूले 4 मिल गए इसके, एक सेंटर पे ये वैल्यू आएगी, जनरली इनसाइड कोई भी पोजीशन पे पूछ लेंगे। अगर पूछा r/2 डिस्टेंस पे तो x की जगह पे r/2 पुट करना, उसका स्क्वायर करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, ठीक है। ओके, चलो फाइन, हो गया। कल हम और बातें करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे सैटेलाइट की वगैरह बातें होगी, और कुछ बॉडी को सब्ट्रैक्ट करते हैं कुछ मटेरियल, तो पोटेंशियल एक्सटर्नल पॉइंट में कितना होता है उसकी हम बातें करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।